गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारी जो ये लेक्चर सीरीज़ अभी जारी है भारत के निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, इसमें हम निर्वाचन आयोग के गठन, उसके कार्य देख चुके हैं। आज बात करते हैं निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनौतियाँ। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादा शक्तियाँ, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, एक स्वाभाविक सी ये शब्दों का टुकड़ा है। मोर पावर्स, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। निर्वाचन आयोग के विषय में भी ये कार्य बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में निर्वाचन प्राथमिक दायित्व है। ये समझिए कि बीज बोने की तरह है। जब बीज बोया जा रहा है, यदि उस वक्त ही कोई खामी, कोई कमी रह गई तो निश्चित मानिए आने वाला जो फसल होगी या उसका विकास होगा वो वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा है। ये प्राइमरी फंक्शन है डेमोक्रेसी के लिए, देश के लिए नहीं कह रहा मैं, लोकतंत्र के लिए। और क्योंकि लोकतंत्र को हम अपने देश में स्वीकार कर चुके हैं, तो उसके समक्ष जो समस्याएं, चुनौतियां आती हैं, वे भी बहुत महत्वपूर्ण और ठीक करने योग्य होती हैं। अभी आप देख रहे होंगे इस कोरोना क्राइसिस के दौरान नए नए बदलाव किए जा रहे हैं, चेंजेस किए जा रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि, टाइम, कभी समय फ्लक्चुएट किया जा रहा है। इन सब के पीछे एक ही मंशा है कि जनता का स्वास्थ्य लाभ और उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, इसको मिनिमाइज किया जाए, न्यूनतम किया जाए। और इसमें चाहे देश की केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकारें, सबका एक ही मंतव्य होता है। पार्टी कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंततः आपका मतदाता आपका नागरिक है और जिसने आपको जिताया है, और अगले चुनाव में आप उससे ही मत पाकर सत्ता में आ पाएंगे। तो आज बात करते हैं निर्वाचन आयोग के सामने जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं उनकी। पहला बिंदु है जन समर्थन और अनुपात में गंभीर अंतर। देखिए, ये एक बड़ी खास चीज़ है, बड़ी बारीक। इसको आप समझें कि कई बार आप ये पाएंगे, अब इसको आप किसी रूप में ले सकते हैं, कि किसी पार्टी के द्वारा प्राप्त मत और किसी पार्टी द्वारा जीते गए स्थान, इनमें अंतर होते हैं, और ये कई बार जमीन आसमान के होते हैं। ख़ास तौर से यदि आप निर्वाचन की भविष्यवाणियाँ देखें, इसको आप सर्फोलॉजी कहते हैं। अभी देखिएगा, जब ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे राज्यों के, इसके बाद भविष्यवाणी करेंगे जो विशेषज्ञ हैं, टेलीविज़न वगैरह पर आएंगे, उनको सुनिएगा। या जब परिणाम जिस दिन घोषित होगा, उस दिन आप इस होमवर्क के रूप में इस काम को कीजिएगा। कहाँ कितना वोट स्विंग हो रहा है, कहाँ कितने वोट किसको मिल रखते हैं, कहाँ कितनी जातियाँ हैं, कितने धर्म हैं, संप्रदाय हैं। बाकायदा इसके बेस के ऊपर एक इलेक्शन एनालिसिस होता है। यहाँ पर एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो ये कि भारत के निर्वाचन आयोग के सामने चुनौती ये भी है कि हमारी जो प्रक्रिया है वो ये है कि जिसको हाईएस्ट वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। आप कल्पना करें, यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 100 मतदाता है और उनमें से 10 कैंडिडेट खड़े हो गए, आप जानते हैं इसका मतलब क्या निकला? जिसको 11 वोट मिल गए वो जीत जाए, क्योंकि वो हाईएस्ट वोट गेनर है और वो जीता हुआ है। और ये भारत की लिए कोई नई चीज़ नहीं है। आज़ादी के बाद से लेकर जितने चुनाव 2018 के चुनाव तो आ जाइए आप, इन सारे चुनावों में कहानी करीब करीब एक सी रही है कि जीते हुए स्थान
और प्राप्त मतों में अंतर होता है। इवन कई बार उल्टा होता है, मत मिले ज्यादा, सीट मिली कम। तो निर्वाचन आयोग के सामने ये बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे आंका जाए। जैसे अभी आप देखते होंगे, निर्वाचन आयोग ने पिछले कुछ चुनाव से एक बदलाव किया है, नोटा, नन अबव ऑफ दैट कहते हैं इसको, NOTA। जो वोटिंग मशीन होती है, इसको आप EVM कहते हैं, उसमें एक बटन होता है नोटा का कि मैं इनमें से किसी को भी अपना मत देना नहीं चाहता। ठीक है, लोकतंत्र में इतनी छूट मिलनी चाहिए। पर कभी आप सोचिएगा कि यदि नोटा के मत विजेता उम्मीदवार या जिसको हाईएस्ट वोट मिले हैं, उम्मीदवार की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या उस मतदान को आप वैलिड मानेंगे? या यदि नोटा में मतदान करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी? लेकिन ऐसी व्यवस्था अभी हमारे देश में नहीं है। नोटा को कितने ही वोट मिले, लेकिन जिसको हाईएस्ट वोट मिले हैं, आपने देखा होगा, 1 मत से जीत, 5 वोटों से जीत, जबकि उस क्षेत्र के अंदर हजारों की संख्या में मतदाता हैं। कई जगह तो आप देखिए, लोकसभा का जो विनिंग मार्जिन है लाखों में होता है, लाखों मतदाता है, और वहां पर आप जीत रहे हैं 1 मत से, 2 मत से, 50 मत से। तो ये एक निर्वाचन आयोग के सामने चुनौती है। अगला बिंदु, निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या। देखिए, अब आप इससे कह सकते हैं कि भाई लोकतंत्र है, जो व्यक्ति निर्वाचन के योग्य हैं उन्हें अधिकार है चुनाव में खड़े होने का। ठीक है, गलत नहीं। पर कई बार क्या होता है कि ये इतनी भारी मात्रा में खड़े हो जाते हैं, आपको ध्यान नहीं है दोस्तों, आप बहुत छोटे हैं, और जब आप लोग इस उम्र में आ रहे हैं ना, तो EVMs आ चुकी हैं, और ये दिक्कत अब और बढ़ गई है। भाई EVM में जो स्लॉट बने होते हैं, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कोई फोटोग्राफ आप अपने इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको, अपने मोबाइल पे देखिएगा। उसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह बना होता है, और जो कैंडिडेट है उसका नाम लिखा होता है। आप उसे, जिसको वोट देना है, उस बटन को दबाते हैं और आपका वोट कास्ट हो जाता है। बल्कि आजकल तो एक नई चीज़ और आ गई है, VVPAT, यानी उसमें वही नीचे लगी होती है मशीन, एक मशीन और होती है जहाँ कुछ सेकंड्स के लिए ये शो होता है कि आपने जिस मतदाता को वोट दिया है उसी को वोट गया है कि नहीं गया है। यानी ये एक फुल प्रूफ प्लानिंग है कि आप ये वेरीफाई कर लें उसको देखकर कि जिसको आपने मत दिया है, मत उसी को गया है। अब देखिए नई चीज, निर्दलियों की संख्या यदि बहुत ज्यादा हो, अब वो जो मशीन का आकार है उसमें तो स्लॉट्स जो बने हुए हैं वो निश्चित हैं, कितने बनाएंगे? कल्पना कीजिए, मैं आपको बताऊं, जब मैं आपकी उम्र में था तो मैंने देखा है अखबारों में खबर छपती थी, अखबार के साइज का बैलेट पेपर। सोचिए, इतना निशान। ये वो दौर है जब वोटिंग मशीन से नहीं हो रही है, आपको एक सील मिला करती थी, अपने यूज करते हैं आप अपने यूनियन के इलेक्शन के अंदर, एक जो क्रॉस सील होती है वही तब हुआ करती थी। अखबार की तरह वोटर बैलेट पेपर को खोलिए, उस नाम को छांटिए, वहाँ सील लगाइए, उसको फोल्ड कीजिए, मोड़िए, और सोचिए उस जो आपका बैलेट बॉक्स होता है उसमें इस आकार के कितने वोट आ पाएंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और व्यवस्था को ये निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी संख्या बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाती है। हालांकि इसके लिए शर्तें रखी गई हैं, भाई जो जमात की राशि बढ़ाई गई है, या जो नाम के प्रस्ताव रखते हैं, समर्थन करते हैं, वो संख्या बढ़ाई गई है। लेकिन इसके बावजूद भी संख्या में कमी तो आई है। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार अब भी निर्वाचन आयोग के सामने एक चुनौती के रूप में खड़े हैं। तीसरा बिंदु है चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। देखिए, अब ये जो बिंदु है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल आपको लग रहा होगा, पर ये सच है कि जो चुनाव में सरकार सत्ता में होती है, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर, उसे एक एडवांटेज मिलता है।
क्योंकि निर्वाचन आयोग की शक्ति तो होती है, वो एक न्यूट्रल बॉडी है, कहीं कोई शक नहीं, लेकिन इसके समांतर ही जो राज्य कर्मचारी हैं, प्रशासन तंत्र है, वो तो किसी ना किसी सरकार के प्रति वफादार या नाराज हो सकते हैं। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है, इसका मिसयूज या दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है, और अक्सर ये होती भी है। निर्वाचन आयोग के सामने ये बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे रोका जाए या इसको मिनिमाइज कैसे किया जाए। अगला बिंदु, निर्वाचन अधिकारियों पर दबाव। कई बार होता है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या पार्टीज़ हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्शन प्रोसेस में जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं या जो कर्मचारी लगे होते हैं, उन पर एक अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की कोशिश करती है। देखिए, आप ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य चुनाव जीतना होता है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और करते भी हैं, क्योंकि वो जीतना चाहते हैं बाई हुक एंड क्रुक, किसी भी तरह से। इसका फर्क ये पड़ता है कि जो टीम काम कर रही है चुनाव कराने के लिए, उस पर कई बार अनुचित किस्म के दबाव भी दिखाई पड़ते हैं। निर्वाचन आयोग के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। अगला, चुनाव के अंदर काले धन की भूमिका। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये संख्या फिक्स है, राशि तय है, लेकिन होता ये है कि ये राशि अनेकों बार लांघ दी जाती है, इसको क्रॉस कर दिया जाता है। जहाँ से दिग्गज खड़े होते हैं, वहाँ यदि आप देखें तो आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि जो खर्चा हो रहा है वो किस लेवल पर जा रहा है। ऐसे में निर्वाचन आयोग के सामने ये भी एक बड़ी व्यापक चुनौती है। कारण ये है कि जो रूल ब्रेकर्स हैं, नियम तोड़ने वाले हैं, वो उनके लिए एक मौके को खोल देते हैं जो नियमों की पालना कर रहे हैं, और इसका खामियाजा भुगता है चुनाव आयोग कि भाई आपके सामने ऐसा होता रहा, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, आपने हमें तो रोका, हमें टोका, हमने नियम कायदे माने, तो क्या ये हमारी गलती थी। तो निर्वाचन आयोग के सामने अपनी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए बड़ा आवश्यक है कि वो निर्वाचन व्यय पर कड़ी निगाह रखे, और हालांकि इसके लिए देखिए बदलाव किए भी गए। आजकल अपनी संपत्ति के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कई एफिडेविट, शपथ पत्र निर्वाचन आयोग के पास जमा कराने पड़ते हैं। और यदि, क्योंकि वो शपथ पत्र, ध्यान रखिएगा, उसमें आप शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, यदि उसमें कोई गड़बड़ी हुई तो आपके निर्वाचन पर एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है। अगला बिंदु, मतदान सूचियों की अपूर्णता। मैंने आपको अपने पूर्व के व्याख्यान में कहा था, मतदाता इधर उधर शिफ्ट होता है। भाई जैसे आप हैं, आपकी जॉब लग गई, मान लीजिए आप कहीं और चले गए, किसी कोचिंग के लिए आपने शहर बदल लिया, नौकरी के लिए आप बाहर चले गए, आपके परिवार में कोई शादी हुई, जो बहू आपके घर में आई हैं वो कहीं बाहर से आई हैं। यदि आपका परिवार मातृसत्तात्मक है, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में है, पता पड़ा कि जो दूल्हा है, जो पति है, वो कहीं बाहर से आया है, ये भी हो सकता है। अब उसका नाम इस स्थिति में दर्ज हो रहा है दो जगह, वहां उसने कटाया नहीं या उसने जुड़वाया नहीं, या फिर वहां कटाया नहीं, यहां जुड़वा लिया। अब इस स्थिति में मतदाता सूची पर क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं। हालांकि देखिए, आजकल तो सिस्टम बड़ा ही इलेक्ट्रॉनिक किस्म का हो गया है, कंप्यूटर वगैरह इतने आ गए हैं कि अब ये चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए इनिशिएटिव आपको लेना होगा। और ऐसा हमारे देश के जो मानस लोगों का बना नहीं है, भी ठीक है हो जाएगा, करा लेंगे, क्या दिक्कत है। ये जो गड़बड़ियां हैं, ये इलेक्शन कमीशन की जो सूचियां हैं उनके अपडेट होने में दिक्कतें खड़ी करती हैं। अगला, मतदाताओं की अनुपस्थिति। देखिए, ये महत्वपूर्ण है। कई बार ये होता है कि मतदाता बड़ा उदासीन है। भाई चुनाव है, आपकी जिम्मेदारी है। सबसे अजीब स्थिति जानते हैं आप क्या लगती है मुझे? मत देने आप गई नहीं, पोलिंग परसेंटेज 50, 60, 65, 70, और फिर आप कोसें, अरे साहब बड़ी खराब सरकार है, कुछ नहीं करती है साहब।
कुछ नहीं किया इसने, और उल्टे सीधे विचार जो भी आप जाहिर कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं। मतदान करने नहीं गए थे। आपका जो प्राथमिक कर्तव्य था, आप नोट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, सरकारें उस दिन आजकल अवकाश रखती हैं जिस दिन आपके यहाँ पोलिंग होती है। दूसरा, पोलिंग बूथ आपके घर से बहुत दूर नहीं होता, वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है, आराम से जा सकते हैं वहाँ पर आप। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप नहीं जाते हैं, मतदान प्रतिशत गिरता है, तो क्या कहें। मैं आपको उदाहरण दूं, ये बात 1986 की है। आसाम में चुनाव ड्यू विधानसभा के, और स्टूडेंट यूनियन ने वहाँ पर जो अप्रवासी, जो घुसपैठ बांग्लादेशियों की तरफ से हो रही थी, और जगह से घुसपैठ की हो रही थी बांग्लादेश के, माफ़ करें, आसाम में, उसको लेके आंदोलन छेड़ रखा और उन्होंने कहा मतदान का बहिष्कार। लेकिन घोषणा चुनाव की हो चुकी थी, चुनाव कराए गए, पोलिंग हुआ 3%। जी हाँ, 3%। अब ये 3% मतदान को आप लोकतंत्र के लिए क्या मानेंगे। हालांकि वो एक अलग बात है कि उसके बाद उन्हीं विद्यार्थियों के साथ जो इस आंदोलन को चला रहे थे, केंद्र सरकार ने एक समझौता किया। जो जीती हुई सरकार थी उसने अपनी सरकार बर्खास्त की और दोबारा चुनाव हुए, और उसमें वो हालांकि हार गई, लेकिन देश में लोकतंत्र जीता। तो ये एक निर्वाचन आयोग के सामने जो चुनौतियां हैं, और ध्यान रखिएगा वो समय समय पर इनके जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन उनका भी एक दायरा है, उनकी भी एक सीमा है। इसको यूं समझिए, मैं ख़त्म कर रहा हूं अपनी बात को, कि जैसे कोरोना का भी जो संकट चल रहा है, सारी जिम्मेदारियां आप सरकार के माथे पर नहीं डाल सकते। कोई सरकारी कर्मचारी, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री आकर आपके मुंह पर मास्क नहीं बांधेगा, वो तो आपको ही लगाना है। लेकिन यदि आप ऐसा भी नहीं करते हैं तो फिर ये ऐसी ताली नहीं है जो एक हाथ से बच जाए, दोनों तरफ से प्रयास करने होते हैं। इलेक्शन कमीशन की जो ये चुनौतियां हैं, इनको ठीक करने में एकमात्र जो सहायता चाहिए वो है जन समर्थन की, जो कि अब धीरे धीरे उनको मिलना शुरू हो रहा है। आभार।